हाय फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट जो कि 30 सितंबर 2022 का है। तो ये तो आज ही का डेट है। यस, आज ही के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर सुबह सुबह मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने रखा। तो हम इस मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट में क्या है समझते हैं एक छोटे से लेक्चर में। बट बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू कि इस लेक्चर के पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना एकदम ही ना भूलो। और ये पर्टिकुलर लेक्चर आपके आरबीआई सेबी नबार्ड एंड कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में जिसमें जनरल अवेयरनेस है, चाहे वो पीएफआरडीए लीगल हो या कोई भी अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन जहां पे आपका जीए है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वेलकम टू आईएक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू वुड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। सो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द न्यूज। व्हाट इज द न्यूज? तो न्यूज कुछ इस प्रकार है, सुबह सुबह आ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई रेपो रेट को हाइक कर दिया है बाय 50 बीपीएस टू 5.9%। रियल जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब में भी कुछ कुछ बदलाव करके इसको 7% और 6.7% कर दिया है। राइट। तो ये सारा चीज हम समझेंगे आगे स्लाइड्स में। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा असेसमेंट। मतलब आरबीआई ने, आपने जो लास्ट स्लाइड में देखा कि 50 बीपीएस से आरबीआई ने पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया है, तो उसके पीछे कोई तो असेसमेंट होगा। मतलब क्यों आरबीआई को ऐसा लगा कि रेट बढ़ा देना है? तो असेसमेंट में हम वो देखते हैं, सबसे पहले पैरामीटर है ग्रोथ। तो ग्रोथ पे हम देखते हैं, ग्रोथ पे आरबीआई का कहना है कि जो रियल जीडीपी है वो तो 13.5% से बढ़ा क्वार्टर वन में। ये आपको भी पता है, आपने भी याद कर लिया होगा क्योंकि ये तो एक मंथ हो गया ये न्यूज आया हुआ है। सेकेंड, आरबीआई को सप्लाई साइड में क्या दिखा, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है इकोनॉमी में वो 12.7% है क्वार्टर वन में, with all constitute recording year on year growth notably सर्विस। आरबीआई का कहना है कि हर सेक्टर कुछ ना कुछ परसेंटेज से ग्रो किया है, विथ ओवरऑल ग्रोथ एट 12.7%। एंड सर्विस को स्पेशली आरबीआई ने बोला है कि सर्विस सेक्टर पे ग्रोथ अच्छा है। यस, सर्विस सेक्टर पे समवेयर अराउंड 17% का ग्रोथ है। नाउ अगर हम आईआईपी की बात करें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो वो स्लो डाउन जरूर हो गया है बाई 2.4% इन द मंथ ऑफ जुलाई। राइट। तो मतलब कुछ जगह पे डेटा इज गुड, बट ऑन द अदर हैंड एट सम पॉइंट द डेटा इज यू नो स्लाइटली स्लगिश। जो जो टारगेट में था वो टारगेट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ग्रोथ की बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट 15% से ज्यादा था। राइट। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी 15% के आसपास था। सो इन दैट सेंस हमने 13.5% ग्रोथ इज वेरी गुड, बट वी हैव नॉट अचीव्ड अवर टारगेट। तो वो भी हमको समझना होगा। अब हम नेक्स्ट वाले पैरामीटर को देखते हैं, इन्फ्लेशन। राइट। आरबीआई का इन्फ्लेशन को लेकर क्या असेसमेंट है? तो आरबीआई कहता है जो इन्फ्लेशन है सीपीआई, राइट, बिकॉज आरबीआई आज के दिनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बहुत ज्यादा फोकस में रखता है, एंड जो पॉलिसी रेट्स एंड ऑल है वो सीपीआई को बेस करके ही चेंजेस एंड ऑल किया जाता है। जो सीपीआई इन्फ्लेशन है दैट रोज टू 7% ईयर ऑन ईयर इन अगस्त 22 from 6.7% in July, as food inflation moved higher driven by the prices of cereal, vegetable, pulses, spices and milk। तो ये भी हमको पता है, ये तो हमने इन्फ्लेशन के डेटा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सितंबर के मिड में ये आया था। आई होप आप ये जानते हो कि जुलाई के मंथ में 6.7 था, वेरस इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, बट आप देखो ये 6.7 फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टू फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त ये 7% हो गया। इसका मतलब ज्यादा सरदर्द किसके लिए? आरबीआई के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज इन्फ्लेशन 7% इज नॉट गुड। राइट। हमको हर हर चीज के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। सो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन। देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे, वो है लिक्विडिटी कंडीशंस को समझते हैं। तो देखो आरबीआई का कहना है ओवरऑल लिक्विडिटी रिमेन्ड इन सरप्लस। लिक्विडिटी इकोनॉमी में सरप्लस में था विद द एवरेज डेली अब्जॉर्बेशन। तो इतने डिटेल में हमको नहीं जाना है, बस हमको ये समझ लेना है कि सरप्लस में ही था। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करें,
तो देखो फॉरेन एक्सचेंज ये 537.5 बिलियन था सितंबर 23 2022। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करने का है कि जब फॉरेन एक्सचेंज डिप्रिशिएट होते जा रहा है, मतलब आपने अगर इस साल के हर मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो तो शुरू के मंथ्स में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आता था उसमें 600 बिलियन से ज्यादा रहा करता था, लेकिन आज के दिन में ये 550 बिलियन से भी नीचे आ गया है। इसका रीजन है रूपी का डिप्रिसिएशन। रूपी को डिप्रिशिएट ना होने देना, मतलब आज के दिन में वो 81 से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सो रूपी को डिफेंड करते करते आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उस वो डिप्लीट होता जा रहा है। सो अगेन ये आरबीआई कुछ दिन तक कर पाएगा, उसके बाद अगर ये कम हुआ तो दैट वुड पोस ए न्यू चैलेंज, बट ऑब्वियसली दैट्स आरबीआई, आरबीआई विल ऑब्वियसली कम विद अ सॉल्यूशन। बट यस वी विल हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट द बेसिक ऑफ इट कि ये जो फॉरेक्स है ये खत्म कैसे होगा। एक तो देखो 100 बैरल से 100 डॉलर से ज्यादा एक बैरल है, तो इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। तो एक तो वहां पे हमको ज्यादा डॉलर शेल करना पड़ रहा है। दूसरा ये है कि रुपी डिप्रिशिएट होने से फॉरेन मार्केट में आरबीआई जाके इंटरवेन कर रहा है। तो ये दोनों जो हेडविंड्स आरबीआई के सामने हैं, दिस इज पोसिंग ए रियल चैलेंज टू द फॉरेन रिजर्व। हाँ, लेकिन स्टिल वी आर एट वेरी गुड पोजिशन बिकॉज 535 बिलियन के आसपास इज a very good number. But certainly for a country of this size, for a country of 1.3 billion people, ये बहुत जल्दी डिप्लीट होना भी सही बात नहीं है। बट यस, दैट्स आरबीआई। आगे क्या पॉलिसी और क्या चैलेंजेस और उस चैलेंजेस का किस प्रकार आरबीआई सॉल्यूशन लेके आती है, ये तो आगे समय से ही हमको समझ में आएगा। विद दिस लेट्स नाउ मूव टू दी आउटलुक। मतलब हमने ये असेसमेंट देख लिया है कि आरबीआई को इकोनॉमी में ये सारा मोटे मोटे तौर पे, राइट, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वो तो बहुत लंबा है, तो हमको उतने डीप में नहीं जानना है। ओवरऑल हम ये ग्रोथ, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी कंडीशंस को समझ गए, तो ऑलमोस्ट हमने सभी समझ लिया है कि असेसमेंट साइट पे आरबीआई का क्या व्यू है। देन इस व्यू को आगे आरबीआई लेके गया एंड एक आउटलुक प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की बात अगर करेंगे तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन को अनचेंज रखा है फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 23। मतलब पिछले वाले मॉनेटरी पॉलिसी में भी जो शायद अगस्त 5 को आया था उसमें भी 6.7% का प्रोजेक्शन था, अभी भी 6.7% का प्रोजेक्शन है। इसीलिए शायद आपने पहले वाले स्लाइड पे देखा था, वहां पे न्यूज पे रिटेन लिखा हुआ था, राइट। सो जो इन्फ्लेशन है आरबीआई ने रिटेन रखा है 6.7%। Q2 की बात करें तो 7.1, क्योंकि Q1 का डेटा ऑलरेडी आ चुका है, हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा। सो इसलिए Q2 से प्रोजेक्शन है 7.1%, Q3 एट 6.5, Q4 एट 5.8। और पूरा पहला क्वार्टर, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24 का पहला क्वार्टर के लिए प्रोजेक्शन है 5%। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करो, फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्फ्लेशन आरबीआई के प्रोजेक्शन के हिसाब से जो टॉलरेंस बैंड है 2 to 4%, टॉलरेंस बैंड है 246, 2 से 4%, 6% के बीच में, इसको क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। 6% से ज्यादा है इन्फ्लेशन, 6.7%, मतलब आरबीआई के टॉलरेंस बैंक से ज्यादा है। मतलब साल भर आरबीआई विल हैव ए क्या सर दर्द रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि कंटिन्यू उनको कुछ ना कुछ करते रहना है इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जीडीपी वाले फैक्टर को। अगर हम जीडीपी की बात करें तो वो भी आरबीआई ने रिटेन रखा है लास्ट पॉलिसी से पूरे फाइनेंशियल ईयर का 7%। Q2 की बात करें तो 6.3, Q3 की बात करें तो 4.6, Q4 की बात करें तो 4.6। तो देखो ये तो कम होता जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब रेपो रेट इतना ही रहेगा तो वो थोड़ा सा ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। वो क्यों एंड कैसे करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी कमेंट सेक्शन में उसको हम डिस्कस करेंगे। देन Q1 23-24 इट इज प्रोजेक्टेड एट 7.2%। ठीक है, कितना है 7.2%। तो इसके बेसिस में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी decided to increase the policy repo rate by 50% to 5.9%। ये लाइन को आप रट लो, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो अब हम देखते हैं अदर कमेंट्स। अदर आरबीआई ने कुछ कमेंट्स किया है क्या? तो यस, आरबीआई ने कमेंट किया है। आरबीआई ने वही कमेंट किया है जो चीज मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वो आरबीआई के जो टॉलरेंस है वो उसके जो अपर टॉलरेंस लेवल है 6% का, उससे ऊपर में ही रहेगा।
राइट। सो ये सारा चीज देखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट तो बढ़ा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा चीज देखते हैं, वो है स्टेटमेंट, राइट। आरबीआई असेसमेंट आउटलुक, और उसके बाद आरबीआई और अदर जगह पे आरबीआई क्या कर रही है वो सारा चीज मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट में लेके आती है। सो स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। तो सबसे पहला हेड्स हम देखेंगे रेगुलेशन एंड सुपरविजन। तो इसमें सबसे पहला है डिस्कशन पेपर ऑन एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच फॉर लॉस लोन प्रोविजनिंग बाय बैंक्स। तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप मेरी बात सुनो। देखो, जो लॉस होता है ना बैंक को, तो उसका एक प्रॉपर नॉर्म्स है कि वो कैसे कैसे फॉलो हो। तो जो बहुत ज्यादा लॉस बैंक को कब हुआ था, ये 2007-8 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब हुआ था। लेकिन उसके बाद जो अप्रोच आया है वो पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट सेम अप्रोच फॉलो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको शिफ्ट करना है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, मतलब लॉस जो हो रहा है उसका एक एक्सपेक्टेशन को प्रोजेक्ट करना, ठीक है, और उस हिसाब से एक प्रोविजनिंग जो रिजीम है उसको बनाना। देखो, आज के दिन में भी बैंक प्रोविजनिंग करती है। प्रोविजनिंग का मतलब सिंपल समझो, ऐसा होता है ना, हम अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो हम 10 रुपए रख देते हैं हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। मतलब ऐसा हो ही सकता है हम बीमार नहीं पड़ेंगे साल भर में, तो वो पैसा सेविंग में चला जाएगा, लेकिन हम रखते हैं, बाई चांस कुछ हो गया तो वो 10 रुपए काम आएगा हमको मेडिकल एक्सपेंसेस खर्चा करने के लिए। तो वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल था बाय द वे, ठीक है, 10 रुपए से तो कुछ नहीं होता। वैसे ही बैंक ना अपने रेवेन्यू से कुछ अमाउंट प्रोविजनिंग के लिए रख देती है। तो अभी के समय आरबीआई का कहना है कि हमको वो पहले वाले रिजीम से वी हैव बीन ए शिफ्ट टू एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिजीम फॉर प्रोविजनिंग। तो इससे क्या बेटर प्रोविजनिंग होगा। क्यों? क्योंकि प्रोविजनिंग एक ऐसा चीज है जो हर बैंक अलग अलग तरीके से करती है। ऑब्वियसली आरबीआई का गाइडलाइंस है, लेकिन ऑल आर नॉट एग्जैक्टली दी सेम, राइट। तो इसके लिए एक रिजीम बनाया जाएगा। इसके लिए एज ए फर्स्ट स्टेप एक डिस्कशन पेपर ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजिशन विल बी इशूड शॉर्टली। अभी तक आरबीआई ने सिर्फ डिस्कस ही किया है, और डिस्कशन पेपर आगे आएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट है डिस्कशन पेपर ऑन सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस एसेट फ्रेमवर्क। यहाँ पे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप मेरी बात सुनो। देखो, जो स्ट्रेस लोन है, मतलब जो एनपीए बन जाता है या बनने के राह पे हो जाता है, मैंने 100 रुपए लोन लिया बैंक से, मैं पे नहीं कर रहा हूँ, तो बैंक के लिए क्या होगा, एनपीए होगा। अब इसके लिए अभी का प्रोसीजर क्या है कि वो एनपीए बन जाने के बाद वो चला जाता है एआरसी के पास, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास चला जाता है, फिर वो लोग कुछ कुछ करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ऐसा है कि इसको भी एक एक फ्रेमवर्क देने की जरूरत है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ए फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस एसेट इन एडिशन टू द एआरसी रूट। मतलब एआरसी रूट तो रहेगा, उसके बाहर जाके भी इसका एक सिक्योरिटी बनाना है, फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस एसेट। अब सिक्योरिटाइजेशन क्या है? सिंपल सा मीनिंग, सिक्योरिटाइजेशन का मतलब ये है, आपके पास एक सोने की अंगूठी है, उसका कीमत अगर 50,000 रुपए है ना, तो आपको अगर कैश की जरूरत है तो आप इस एसेट्स को कैश में बदल सकते हो। मीन्स यू कैन यू कैन फाइंड ए वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स, एंड दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन, राइट। ये मैं सिंपल टर्म्स में समझाया, बट ऑब्वियसली द कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिगर। सो इसके लिए भी आरबीआई क्या कर रहा है, एक डिस्कशन पेपर लेके आएगा जो ये फ्रेमवर्क को ओपन करेगा। मतलब ये फ्रेमवर्क कैसा रहेगा देश में, उसके लिए कमेंट्स लोग देंगे, एंड वो जो पेपर है वो आरबीआई कुछ दिनों में लेके आएगी, आरबीआई ने बोला। देन थर्ड पॉइंट है इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज फॉर कस्टमर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक के कुछ कुछ क्राइटेरियाज रहेंगे, ऑब्वियसली दैट आरबीआई विल डिसाइड, एंड आरबीआई विल इशू दी गाइडलाइंस सेपरेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 1-2 महीने या 15-20 दिन में, एक हफ्ते में भी आ सकता है, राइट। कि आरआरबीज को क्या क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए वो अपने कस्टमर्स को इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज दे पाएगी। नेक्स्ट आता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो देखो, इसमें भी बहुत कुछ लिखा है, आप मेरी बात सुनो। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, आज के दिन में अगर हमको यूपीआई यूज करना है तो हमको इंटरनेट चाहिए ना, यस। तो वो सारा रेगुलेट कैसे होता है, आरबीआई का रेगुलेशन है। लेकिन आज के दिन में ऑफलाइन पेमेंट भी मार्केट में अवेलेबल है, हाँ यूजेज कम है, बट है तो ऑफलाइन भी पेमेंट होता है। सो ऑफलाइन पेमेंट का कोई रेगुलेशन अलग से नहीं है, तो आरबीआई बोल रहा है फॉर टाइम बिंग इट इज प्रोपोज टू अप्लाई द करंट रेगुलेशन टू ऑफलाइन पेमेंट
एग्रीगेटर्स एज वेल। मतलब ऑनलाइन पे जो रेगुलेशन है भैया, इन पे अभी यही लगा देते हैं, बात का बाद में देखेंगे, ऐसा आरबीआई ने बोला, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम हाईलाइट देख लेते हैं, ये पूरे लेक्चर में जो हमने कहानी सुना है, इस कहानी को एक स्लाइड में सम अप कर देते हैं। देखो, 6 मेंबर का कमिटी होता है, तो इस 6 मेंबर में डॉक्टर शशांक भिड़े, प्रोफेसर जयंत वर्मा, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर माइकल पात्रा एंड शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर है, वोटेड टू इंक्रीज दी पॉलिसी रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। इन 5 लोगों ने 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाना है, ऐसा बोले हैं। लेकिन डॉक्टर अशीमा गोयल, उन्होंने बोला कि नहीं, 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाते हैं, 35 बेसिस पॉइंट। बट मेजोरिटी विंस, तो मेजोरिटी ने 50 बेसिस पॉइंट बोला, तो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया। नेक्स्ट मीटिंग होगा दिसंबर 5 से 7 तारीख के बीच में, 2022। अब हम की रेट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है रिवर्स रेपो रेट, वो आज के दिन में 5.9% है। अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो 3.5% है। स्टांस जो है विड्रॉल एकोमोडेशन है, पिछले वाले इस रिपोर्ट में भी सेम था। एमएसएफ एंड बैंक रेट की बात करें तो वो भी चेंज होकर 6.15 हो गया है। सीआरआर 4.50 पे रिटेन्ड है, एसएलआर भी 18% पे रिटेन्ड है। प्रोजेक्शन फॉर रियल ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 वो भी रिटेन्ड है 7.2%। सीपीआई इन्फ्लेशन भी 6.7% से रिटेन है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। So, with this, let's move and let's see one important thing which you have seen in the thumbnail. तो इससे ईएमआई पे क्या असर पड़ेगा? सिंपल ना, बैंक का क्या बढ़ जाएगा? रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल इंक्रीज। किसके लिए? फॉर बैंक्स। तो अगर बैंक्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया तो मुझे एक बात बताओ, क्या होगा? जो बैंक उधारी लाके वो हमको उधारी देता है, अगर उसको अपना उधारी महंगा पड़ रहा है तो ऑब्वियसली भाई हमको तो महंगा पड़ेगा ही। सिंपल है ये, है ना? ये सिंपल, मतलब ये इकोनॉमिक्स नहीं है ये। आप बेसिक चीज सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, फिर उसको आप इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करो तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सिंपल बात है। इसके बाद कुछ डाउट बच गया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट विद दिस। Prepare 50% faster, unfold your potential with IXMB. Let's meet in some other lecture. By then, thank you and all the best.